सर्वाइवल की इतनी तो होनी चाहिए। मेरे को याद है 2012 तक हम जो तैयारी करते थे वो सब्जेक्ट वाली तैयारी करते, इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ते कि भाई जैसे मेरे पास सब्जेक्ट था हिस्ट्री। 2012 का प्री में मेरी हिस्ट्री में 100 में से 97 सवाल सही है। और मेरे नहीं, उस साल खूब सारे लोगों के सही हुए, लोगों के 85, 87, 89, पर मैं एक्सट्रीम ही चला गया था कि 97 सही हुए थे उसके अंदर। और उससे पहले दिन हालत ये थी कि मैं 2010 मेरा जो प्री दिया हुआ था वो ग्रेजुएशन के साथ दिया हुआ था, सेकेंड ईयर के एग्जाम की ठीक बाद में आ गया था। मतलब मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल का पेपर दिया हुआ बाद में, आरएस का मेंस दिया हुआ पहले, कि उस साल वो वैकेंसी 6 महीने में सरकार ने सल्टा दी। तो हमारे मेंस के वो सॉरी फाइनल के पेपर नहीं, उससे पहले मेंस हो गया। 4 जनवरी 2011 को मेंस दे दिया और फाइनल के एग्जाम हो रहे हैं अप्रैल में, 3 महीने बाद में फाइनल दे रहे थे। तो मैं ज्यादा तो इसमें डर रहा था कि फाइनल में फेल ना हो जाऊं, कि कहीं फाइनल में फेल हो गया तो लोग कहेंगे बेटा उधर मेंस दे रहा था, इधर इसे फाइनल में पास नहीं हो रहा, क्योंकि 1 वीक सीरीज से पास करते थे। अब हर साल तो क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो मैं घर पे ही रहता था, तो 1 वीक सीरीज 15 दिन पहले लाता और पहले लाके पढ़ लिया करता। यहाँ पर आईएएस के बैच ज्वाइन किए हुए तो 1 वीक सीरीज भी अपने 2 दिन पहले लाए, और लगता नहीं यार बैच में जो चीज चल रही है वो नहीं छूटनी चाहिए। उधर आगे पबेडन राजस्थानी मेरे अलग अलग प्रकार से सब्जेक्ट, तो मेरे को एक पेपर में तो याद है कि मेरे राजस्थानी सब्जेक्ट लिया हुआ, और मेरे को भी पता था कि अगला जो अपने राजस्थानी का पेपर होगा उसमें मीराबाई है। तो मुझे लगा यार मीराबाई के बारे में तो क्या पूछेंगे, पूछेंगे लिख देंगे, फाइनल वाले पेपरों में पेज ही तो भरने हैं, मीराबाई के बारे में तो भर ही देंगे, आरएस में भी तो पढ़ते ही हैं मीराबाई। वहां जब पेपर देने गया था पता चला कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ, ढोला मारू रदुआ है। अब क्या किया जाए, ढोला मारू रदुआ। तो जितना आता था जैसे आता था करकुरा के, तो डर लगता था कि यार इस पेपर में ढंग से लिख के भी नहीं आए, पन्ने भी नहीं भरेगे, इसमें कहीं फेल ना हो जाए अपने। अब वो 2010 वाला दिया, अब 2012 का में प्री आया, 2012 का आया, तो अपने लगा प्री तो पिछली बार ही पास हो गया, तो प्री में तो कहीं रुकने वाले नहीं है, तो अपने पढ़े ही नहीं, वो मेंस की प्रैक्टिस करते रहे। 14 जुलाई को एग्जाम था मेरे को याद है, तो मैं 7 जुलाई के आसपास 7 दिन पढ़ने के लिए बैठा। होता कि आपकी तैयारी होती है ना, तब ज्यादा डर लगता है। तो अब पता था अपने को आता है, पर फिर भी लास्ट दिन तक जा जाते थे पग दूजे। और अब मुझे लगेगा एंशिएंट पूरी पड़ी अपने तो वो मिडिवल में भी ये भी नहीं पढ़ा, अपने तो मॉडर्न के अंदर भी नहीं पढ़ा हुआ। शाम को कोई दिलीप सर ने मुझे फोन किया, फोन तो इसलिए किया सर ने कि कल पेपर होते ही हाथों हाथ कोचिंग आ जाना, आंसर की वगैरह बनानी है। तो हम क्या सीनियर जो लोग होते 5-7 लोग आगे आंसर की वगैरह बनाते, भाई कोई आंसर चढ़ाने, आंसर की बनानी, वो खूब सारे काम होते हैं, तो तू फटाफट आ जाना। तो मैं सर आ जाऊंगा, पर मेरी आवाज से सर को लगा कि यार ये तो खुद ही डगमग हो रखा है। तो सर ने कहा क्या बात, तू ऐसे कैसे हो रखा है? मैं रोने लग गया फोन पे, क्या मैं तो कल प्री में फेल हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा आपके बाद? अरे प्री में कैसे फेल हो जाएगा, प्री में पिछली बार तू बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था, मगर मेरे तो ये भी नहीं पढ़ावा, ये भी नहीं पढ़ावा। तो सर ने कहा देख मेरी बात सुन, क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं। तू एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों रजिस्टर जो मेरे लिखवाए हुए हैं क्लास में, वो कितनी देर में याद कर सकता है? मगर आप बोले तीनों रजिस्टर में 3 घंटे में याद कर जाऊं, क्यों? वो फिर इतनी बार पढ़े हुए थे कि मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, तो मुझे पता था यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे लिखा, केवल वो नोट्स पढ़ ले, 3-4-5 घंटे जितने लगते हो नोट्स पढ़ ले, बाकी कुछ ही मत पढ़। तो मैंने कहा सर मेरे तो एक वो गाइड शुरू की हुई थी, वो बीच में रह जाएगी। अरे नहीं पढ़नी, ये पढ़ के चला जा। तो मैंने वो पढ़े नोट्स, 7-8 बजे तक वो खत्म हुए, उसके बाद थोड़ा करंट पड़ा। पर नींद क्यों आए आपको डर लगे, 4 बजे तक मैं कभी पसवाड़े मारूं, कभी इधर कभी इधर। साथ में कोई आए हुए थे, वो मेरे को यार चाय पिला देता हूँ, सो जा मत कर यार, सुबह तेरा पेपर बिगड़ जाएगा। मगर यार मेरे को अजीब सा लग रहा है। और जीके वाला पेपर पहले देने के लिए गए, जीके वाला पेपर बम्पर सही हुआ, भयंकर सही हुआ। कि जीके वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे 45-45, 50-50, मेरे हो रहे थे 75। तो जीके वाला पेपर बाहर देके निकला, तब मुझे लगा नहीं, अब अपने में कॉन्फिडेंस है, जब जीके में तय करके आए तो हिस्ट्री में नहीं हटेंगे, पेपर फाड़ देंगे। अब तो हिस्ट्री वाले में सारे ही सही है। तो बाहर आके देखे तब पता चला 2 गलत है, एक आरपीसी नेगेटिव है 97, एक उससे माइनस 96। अब इतनी अच्छी हिस्ट्री की तैयारी, और सरकार ने थोड़े दिन बाद कहा कि अगली बार जो है इस प्रकार से नहीं होगा पेपर, दूसरे प्रकार से होगा, नहीं लेंगे अब हिस्ट्री से, अब सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी तैयारी बंद की जाए, रोम है, रोमन वासियों की तरह रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं ऐसे पढ़ा था तो पेपर इस प्रकार से लो है। राइटिंग जिनकी खराब होती है उनके सिलेक्शन जल्दी होते हैं। भयंकर फर्क है राइटिंग का। मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिनकी राइटिंग बर्बाद है उनके सिलेक्शन जल्दी हुए, क्योंकि 2 कारण है। एक तो ये कि जिनकी राइटिंग अच्छी भी होती है तो मेंस वाला पेपर इतना लंबा होता है कि 3 घंटे में पूरा ही नहीं होता, इसलिए अच्छी राइटिंग भी लास्ट में बिगड़ती है। वो मोती जैसे अक्षर लिखोगे तो पेपर पूरा नहीं होगा, तो राइटिंग वैसे भी बिगड़ी जाएगी आपकी। और जिसकी बिगड़ी भी होती है उसकी वो
परफेक्ट सी रह जाती है लगभग कि वह बिगड़ी हुई में तो क्या बिगड़ेगी। और जैसे डॉक्टर वाली लिख रहा है तो वो लिख रहा है। फिर क्या होता है, जब आप साफ साफ राइटिंग में गलत आंसर लिखते हो ना, अगला पढ़ लेता है। और जब उस बर्बाद राइटिंग में लिखते हो तो अगला बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि कुछ लिखा ही होगा। एक कॉपी को पढ़ने में मिनट लेता है, अगला 5 मिनट में पूरी कॉपी पढ़ देता है। तो एक एक अक्षर वैसे नहीं पढ़ जाते, मोटे मोटे देखता है तो जाता। और फिर है ना, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, खुद पढ़ ले। आप खुद की कॉपी खुद तो पढ़ ही लेते होंगे, ऐसा थोड़ी होता है खुद की कॉपी घर पे जा किसी को दिखाते हो कि लिख के तो मैं ही लाया था। बाकी लेंस लगा के देख दे के क्या लिखा है। आला पडिजन आप उन, सूखा पडिजन कोई के बाप हूं। आले आले गिले गिले हो तब तो खुद से नहीं पढ़ेगे, सूखने के बाद तो किसी का बाप भी उनको पढ़े। इतना बुरा तो आपके साथ नहीं है। तो थोड़ा सा जीव बड़ा करो, थोड़ी सी चीजें ज्यादा करो। और जो तुम पुनः कहते हो कि मैं 3 साल से गोले भर रहा था, तो गलत है, तू ढंग से पढ़ ही नहीं रहा था। ये केवल गोले। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब लोग ये सीमित हो जाते हो ना, तुम राजस्थान जी की पढ़ी होगी, इसका मतलब भाई 3 साल में राजस्थान जी की पढ़ी होगी, भाई थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कुछ ना कुछ। फिर भी तेरे कोई परमार प्रतिहार नहीं आते क्योंकि तूने पढ़े ही नहीं। क्योंकि वो तैयारी का पुराना पैटर्न वैसा ही है, उस हिसाब से पढ़ते हैं। सोच, तूने सुलूक नाम निकल सुना है क्योंकि तू उससे आगे नहीं जा पाया यार। तो वहां तक आ रहा था, तू यदि थोड़े से पुराने पेपर देखता, आरएस के पेपर उठाता और उठाता तो उन चीजों को देख पाता। तो कई बार हम खुद को सीमित करते हैं, हमारी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, हम खुद को खुद ही लिमिट करके बैठ जाते हैं, इसलिए नीचे रह जाते हैं। मैं आरएस की तैयारी करने से आने से पहले बीकानेर में बैंक की कोचिंग में मैथमेटिक्स पढ़ाता था, और मैं बेसिकली मैथमेटिक्स का टीचर हूं। मुझे हमेशा लगता है कि यार मेरा सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स है, ये हिस्ट्री विस्ट्री तो यूं पढ़ाना ही शुरू कर दिए। मेरा और इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मेरी कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। मैथमेटिक्स आती है, और मैथमेटिक्स में मुझे इतना, अब तो इतने साल हो गए फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जब खुद पढ़ता था या किसी को पढ़ाता था तो मैं हमेशा कहा करता था कि मैथमेटिक्स आना उसको कहते हैं जब कॉपी पेन का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि कोई पेन लेके और काउंटिंग करता है, इसका मतलब उसको मैथ्स नहीं आती है। यदि आंसर क्वेश्चन पढ़ा है और फिर उसको करता है, मैथ्स आना उसी को कहते हैं कि आप कॉपी पेन का कम से कम इस्तेमाल करो। और मैं वैसे कर लिया करता था क्वेश्चन, मैं मैथमेटिक्स का टीचर एकदम उधर पूरी तरीके से। तो इसका मतलब मेरे में टीचिंग एबिलिटी थी, मैं बहुत अच्छा पढ़ा था। मैं मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त हुआ करते 11th-12th में, उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया करता। मैं जब फर्स्ट ईयर में आ गया था तो कोई 11th-12th वाले, कोई मेरे को जूनियर होते, वो कई बार आते यार 2 महीने बाद पेपर है और हमें ये वाले नहीं आ रही है, मैथमेटिक्स नहीं आ रही, तू पढ़ा दे। मैं उनको पढ़ा दिया करता, और हमेशा मेरे साथ वाले कहते थे तू समझाता बहुत अच्छा है। तो मेरे में ये थी कि भाई मैं समझाता हूँ। पर मैं कई बार सोचता हूँ कि यदि मैं जयपुर नहीं आता ना, तो जो आज चीजें जानता हूं ना, जितनी जानता हूं, ये नहीं हो पाती। वो बीकानेर मुझे सीमित कर देता। मेरे में इतनी कितनी एबिलिटी होती, पर मैं सीमित रहता। मुझे और लगता है कि मैं यदि पढ़ने के लिए कहीं लंदन वंदन गया होता ना, मैं और ज्यादा पॉपुलर होता, मुझे और ज्यादा चीजें। हाँ, भले ही नहीं जा पाया, क्या पता नहीं हो पाता, अपने मन की बात होगी, पर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार ये चीज है। तो आप जब बड़े लेवल पर आते हो, बड़ी चीजों के बारे में सोचते हो, बड़ा देखते हो, तो आपका नजरिया बहुत ब्रॉड होता है। चीजों को समझने का, सीखने का, बातचीत करने का पूरा अंतर आ जाता है। इसलिए इसलिए कहते हैं कि भाई नहीं, आपके घर वाले भी आपको कहते होंगे कि नहीं जयपुर जाके पढ़। क्यों कहते हैं? कि बड़ा शहर है, वहां अलग प्रकार के लोगों से मिलेंगे। वरना अपने गांव में रहते हैं एक प्रकार के लोग, एक प्रकार की बुद्धि, एक प्रकार की सोच, एक प्रकार की समझ। अपने थोड़े से बाहर जाते हैं, अपने कस्बे में जाते हैं, वहां थोड़ा सा ब्रॉड है। अपने जिले में जाते हैं, थोड़ी और बातें बड़ी होती है। अपने यहाँ आते हैं, यहाँ और बातें बड़ी होती है। तो आप जैसे जैसे बड़ा सोचते हो, तो ये समझाने वाली बात है। दूसरे, इसी को आप दूसरे उदाहरण में भी लेंगे, तो जैसे जैसे हम बड़ा सोचते हैं, उस हिसाब से चीजें भी अपने दिमाग के अंदर व्यापक होती चली जाती है। इसलिए नहीं सोचना जिंदगी में, कभी छोटा नहीं सोचना, जिंदगी में बड़े सोचना है हमेशा। और जब बड़ी सोच, हाँ कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? सिंपल सी बात है। अब तुम्हारे साथ क्या है, तुमने आंसर नहीं लिखा, एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले पूछनी है तुम्हें, पहले लिखें तो सही। ये होता है कि हम मेंस वाले बैच में कहते हैं कि जब आंसर लिखना सीख जाओ कि आपका आंसर हो गया, आंसर लिख लो, तब उसमें क्या ऐड करना है और क्या करना है। तो हम कहते हैं कि भाई
जैसे क्वेश्चन है थेवा कला। थेवा कला जानते हो सारे, कल्चर में कहीं पढ़ा ही होगा आपने कि थेवा कला कुछ नहीं है, जो कांच पे सोने का चित्रांकन किया जाता है वो क्या है, थेवा कला। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है थेवा कला, आंसर लिखाते हैं कांच में सोने की कारीगरी को थेवा कला कहा जाता है। प्रतापगढ़ राजस्थान में इसका मुख्य केंद्र। नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक थे, महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। इतनी बात है। तो हम कहते हैं आंसर तो यही है, यही लिखना है, पर जो आंसर लिखना सीख जाए वो साइड में राजस्थान का मैप बनाए, प्रतापगढ़ पे डॉट लगा दे, ताकि आप एग्जामिनर को ये कह रहे हो कि पूरा पढ़ा जाए तो पढ़ ले, वरना देख ले मुझे पता है प्रतापगढ़ यहाँ पर, प्रतापगढ़ में थेवा कला होती है। देखने वाले को लगेगा नहीं यार थोड़ा सा अलग किया है इसने, बस इतनी सी बात। ज्योग्राफी में आया कि साहब लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बताइए, तो बता कहां कहां पे लोहा इस्पात मिलता है, सारा साइड में मैप बना, कहां कहां पर उद्योग है वो उसका दर्शा दे, और कुछ नहीं करना। ये बाद की चीजें है, ये श्रृंगार है ना। तो श्रृंगार बाद में किया जाए, जब पहले घाबे तो पहने जाए, आपने शुरुआत तो करें। और ये चीजें स्टूडेंट अपने आप सीखता है, ये कोई नहीं सिखाता। तो इसलिए हम तो हमेशा कहते ही हैं कि भाई नहीं, आप आंसर लिखना सीखिए, धीरे धीरे उसके अंदर अपने चेंज करेंगे, धीरे धीरे अपने आगे बढ़ेंगे। आपको कोई टीचर ये कहे कि मैं आंसर लिखना भी सिखा देता हूं, मैं तेरे को लिख के दे देता हूं और तू इसको याद कर लेना, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लिख, हम उसमें सुधार कर लेंगे। तूने ये लिखा, इसको ऐसे और कर सकते थे, ये लिखा, इसको ऐसे और कर सकते थे। लिखना कोई भी सिखा नहीं सकता। मैंने आप बता सकता हूं कि प्रताप सिंह वाला आंसर ऐसे लिखा, लिखना आपको ही, आपको सर आप ही प्रताप सिंह वाला लिख दो तो वहां प्रताप सिंह जगह भीम सिंह आएगा। फिर मैंने भीम सिंह बताया नहीं था तो आप ब्लैंक हो जाओगे कि भीम सिंह वाले में क्या किया जाए। भले बड़ी बात, अब लिखो अपना, बस सब कोई बात। हाँ बाकी सब तो बढ़िया। और है? मैंने क्या कहा नहीं करनी कोचिंग, मैं पहले क्या बोला कि नहीं करनी, तुम तो खुद पढ़ लेना। देखो ये भी है ना, आजकल अपने पास, मेरे पास खूब सारे स्टूडेंट आते हैं, मेरे को आके कहते हैं सर फीस नहीं है और हमें फिर भी पढ़ना है। तो मैं उनको कहता हूं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आर्थिक स्थिति किसी की भी खराब हो सकती है, तुझे फिर भी पढ़ना है। हाँ कितनी फीस नहीं है कि सर 1,04,000 रुपए नहीं। वाकई यार 1,00,000 रुपए बड़ी रकम होती है। 26,000 रुपए में ये सेम कोर्स ऑनलाइन है, पढ़ ले। इतना अंतर है कि वहां तेरे को सुबह 7 बजे खुद को ही उठना पड़ेगा, खुद में अनुशासन लाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। सेम की सेम चीज पढ़ाएंगे। उल्टा मेरी गारंटी है ऑनलाइन बैच में हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ाया हुआ है। क्योंकि जब हमने ऑनलाइन बैच के वो पढ़ा वीडियो बना रहे थे तब हमने खुद ने सोचा कि यार ऑफलाइन में बच्चा क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन पूछ लेता है, सर ये क्यों आया, ऑनलाइन वाला क्वेश्चन कहां से पूछेगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर उसके सारे क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, ताकि उसको इधर उधर सोचने की कुछ जरूरत नहीं। तो ज्यादा पढ़ाया हुआ, तू नोट्स मिला लेना, ज्यादा पढ़ाया हुआ है, तू पढ़े हुए बच्चे से पूछ लेना, ज्यादा पढ़ाया हुआ है। बस खुद में अनुशासन ला, सुबह 7 बजे उठ जा, वीडियो लगा, 7 से 9 की क्लास ले ली, 9 से 11 क्लास ले ली, जैसे बच्चा पढ़ता है। एक बच्चा इस बात पे राजी नहीं होता, वो पुनः चाहता है कि आप मेरी फीस कम कर दो। तू खुद पे क्यों नहीं लेना चाहता, खुद पढ़ ले। मैं तो इवन इतना तक कह देता हूं कि स्प्रिंग बोर्ड का कोर्स हेक हो रखा है और ये जो 26,000 वाला है 1100 में लोग बेचते हैं, तू वो ले ले यार, हमारे तो नुकसान है, पर तू तो फायदा करे, तू तो ले 500 में। और किसी भाई ने और कईयों ने ले रखा है इन्होंने, है ना, तो ये करे 500 में। और यदि किसी भाई के पास है तो तू उसका देख के पढ़ ले। नहीं, बात पैसे की है ही नहीं भाई रे, बात खुद की है। आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहते। यदि कोई खुद पढ़ना चाहे, मैं कहता हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की रुपए के अभाव में पढ़ाई रुक जाए। जिंदगी में कम से कम पढ़ाई वाले मामले में तो ये कतई नहीं हो सकता कि आपको, मैं खूब सारे सैकड़ों लोगों को ऐसा जानता हूं कि जो पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, साथ में पढ़ लेते हैं। मैं तो इवन यहां तक हमेशा कह देता हूं कि ये भी है ना, अपने यूं सोचते ही है कि 1,00,000 रुपए लगेंगे, है ना। ये तो होता है कि बातें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में चली जाती है ना। मैं कई बार सोचता हूँ यार 1,00,000 रुपए लगेंगे, बंदा इतने लोगों को तो जानता ही होगा अपना 20-22 साल की जिंदगी में कि कोई उसे 1,00,000 रुपए उधार दे दे। और आप ये कहते हो ना कि हम नहीं सर, हमें कोई नहीं दे सकता, इसका मतलब 22 साल फिर मक्खी मारी आपने। इसका मतलब आपके बिहेव इतने भी अच्छे नहीं थे कि आपको ये दे सके। मैं तो तू एक बार ले ले, इतना तो कॉन्फिडेंस रखो तू। मैं, मेरा मतलब कई बार तो बच्चों को ये कहा हुआ है
कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, उसने कहा सर फीस कम है, सॉरी फीस मेरे पास थोड़ी कम है, पूरी नहीं है। कितनी है फीस? 1,04,000। तेरे पास कम कितनी पड़ रही है? 20,000 रुपए। क्या करना है? तो 20,000 कम करवा दो। नहीं भाई, कोचिंग कम नहीं करेगी। तो सर अब मेरे पास 20,000 नहीं, घर वालों से मंगवा। सर पापा ने कहा नहीं है। अरे मगर यार ऐसा कैसे हो सकता है? 20,000 रुपए नहीं है, पापा को भेज देंगे अपने आप। नहीं सर आप घर की स्थिति नहीं समझ रहे, वो मेरे से ले ले 20,000, और नौकरी लगे तब दे देना, वापस लिख दे इस पे। नहीं लेता स्टूडेंट, उसको कम ही करवाने हैं। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 20,000 वापस चुका दूंगा। ले लेना, तू ले लेना। मैं तो कहता हूं पढ़ाई के लिए तुम्हें किसी को भी कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़े, मेरे से ले जाना, है ना। पर स्टूडेंट पढ़ाई के लिए नहीं लेता। मेरी क्या ये बात कई बैच में बोली हुई है ना, मैं खूब बैच के अंदर बोली, आपको पुराने स्टूडेंट मिल जाएंगे, मेरे वीडियो मिल जाएंगे कि तुम्हें बुक खरीदनी हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, तुम मेरे पास आ जाना कि सर ये 300 रुपए की बुक थी, हमारे पास नहीं थी, मेरे पास पड़ी होगी मैं ला दूंगा, मेरे पास नहीं होगी मैं 300 रुपए दे दूंगा, मैं दुकान वाले को दूंगा, दे दे मेरे खाते में लिख दे, मैं उसको अपने आप चुका के दे दूंगा। पर स्टूडेंट नहीं लेता। वो पैसे किस बात के मांगता है? सर मैंने जुआ खेला, रुपए हार गया, मेरे रुपए भर दो। मैं सट्टा खेल गया, पिछले 2 साल में भयंकर समस्याएं हैं। मैंने एक बार, तब तक अपने नोट सब नहीं हुआ करता था, अब तो अपने नोट सब है। तो अब नोट सब है तो मैं कई बार कोई बच्चा आता है, पर जो पढ़ने वाला होता है ना वो वाकई सिंसियर होता है। मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है कि पढ़ने वाला बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं नीचे नोट सब पे बुक ले रहा था, 300 की बुक हुई, मेरे पास 200 ही है सर, 100 रुपए मेरे पास नहीं है, आप सर इनको कर दो। मैंने नोट सब वालों को कहा कि 100 रुपए मेरे खाते में लिख दे, इस बच्चे का नाम लिख के, और इसको बुक दे दे। वो बच्चा 7 दिन बाद में नोट सब वालों को वापस रुपए दे गया। मेरे कभी सिंगल टाइम नहीं हुआ कि कोई इस प्रकार से पैसे खा गए स्टूडेंट। पढ़ने वाला तो कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं। तो मेरा विश्वास जमता ही है कि यार बच्चे हैं, अपने भाई हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं थे, अपने पास नहीं थे, अपने किसी सीनियर से ले रहे थे, इनका सीनियर मैं हूं तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो जब नोट सब नहीं था तो एक टोंक फाटक में एक दुकान है, अरियंत बुक डिपो, है ना। सुनील जी है, बहुत भले बहुत सज्जन आदमी है। मैं जब पढ़ा करता था तो मेरी सुनील जी से खूब उधार किताबें ली हुई। मैं हुआ यूं कि मैं कभी बुक लेने के लिए गया, मैंने 1,000 रुपए की बुक ली और लेके आ गया, तो 5-7 बार गया, दुकानदार शकल जानने लग जाता, यार ये बच्चा रेगुलर आता है, करंट की मैगजीन लेना था, अखबार लेने आता है। तो एक बार कभी ऐसा हुआ कि 1,000 की बुक ली, जेब में रुपए संभाले 700। तो अब अपने फिर 300 की वापस निकालते हैं, ये 150 ये वापस रख देते हैं, अगली बार लेके जाएंगे, ये 50 ये वापस तो उनका वापस क्यों निकाल रहा है? मैंने कहा भाई साहब मेरे पास 700 रुपए हैं, ये तो 1,000 की होगी किताबें, मुझे तो लगा देते भाई, लेते हैं तब तो अपने देख देख के लेते नहीं, ये दे दे ये दे दे ये दे दे, वो रुपए ज्यादा हो गए, उनका ले जा अगली बार दे देना 300। पक्का आप उधार दे दोगे? हाँ। उन्होंने मेरा नाम भी नहीं पूछा कभी, उन्होंने दिए। अगली बार जब मैं बुक लेने के लिए गया तो मैंने 300 रुपए वो जमा करवाए, मेरी जो किताबें लेके आया वो लेके आया। फिर धीरे धीरे तो इतना विश्वास जमा कि मैं बिना रुपए के भी कभी जाता, मैं किताब दे दो अगली बार देके जाऊंगा, तो दे दिया करते, तो मुझे पता था। तो मैंने एक बार किसी बेच के अंदर बोला कि यार वो सुनील जी है, बहुत भले आदमी है, आप कभी लेने के लिए जाएंगे वो आपको दे देंगे, आप लिखवा देंगे, और आपको लगता है कि नहीं सर हमें क्यों दे देंगे, हमें जानते, मेरा नाम लेना, मेरा नाम लेना, मेरे नाम से लिखवा देना कि इनके पैसे सर देंगे। और सुनील जी दे दिया करते, कि कोई जाके कहता कि राजवीर सर ने भेजा है, और राजवीर सर ने भेजा है ये किताबें, तो वो दे देते। और मेरे को सुनील जी ने बताया कि यार कई बार बच्चे ऐसे हैं कि आपका नाम लेके गए, मैंने आपको भी नहीं पूछा, उस बच्चे ने आपको नहीं बताया, पर बच्चा मेरे को 20 दिन में रुपए वापस दे गया, कि वो सर के नाम से जो लेके गए थे वो है। उनके पास क्या हुआ, एक दिन कोई एक स्टूडेंट गया, किसी ने किसी को बात बताई कि यार सर के नाम पे वहां पे मिल जाती है। फिर क्या, चोर का मन में चाननो है जी, वो हांफड़े मारता है। तो उसने जाके खूब सारी ये दे दे ये दे दे ये दे दे ये दे दे। दुकानदार इतने सालों से दुकानदारी करता है, उसकी आंखों से छुपता नहीं है कुछ, है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है, वो सारा दिन चराता है अपने जैसे कई लोगों को। तो उन्होंने बाद में कहा कि अच्छा कितने, तो वो जितने भी कोई 3,000 3,500 4,000 जितने की भी कोई बुक हुई होगी, उसने बुक ली, तो उसने बुक ले, उन्होंने पूछा कि भाई तुम स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। तो तुम्हारा कार्ड दिखा दो, नाम बता दो और फोन नंबर बता दो। तो उसने वापस कहा क्यों, जब राजवीर सर का कहा हुआ है मेरे नाम से देनी है, तो तुम कौन होते हो नाम पूछने वाले? तो भले ही मैंने कह रखा और वो अपना स्टूडेंट हो, तो भी अगला आकड़ तो क्यों सहेगा? ये तो मैं भी जाके बोलूं उसको कि 3,500 की उठा के लिख लेना रहे, तो भी अगला नहीं देगा ना, आपको फन्ने का थोड़ी हो, क्यों देगा अगला? तो उन्होंने कहा नहीं दे रहा, बाकी तूने वापस कहा मैं सर को दूंगा, कर देना तेरे सर को, और मैं नहीं दे रहा बुक। वो अपना स्टूडेंट था ही नहीं, होता तो मेरे पास आता ना वापस कि सर उसने नहीं दिया, आपका नाम लिया था फिर भी उन्होंने बदतमीजी की। तो उन्होंने मेरे को, दुकान वालों ने चला के बोला कि राजवीर जी अब से यदि किसी को भेजो तो मेरे को छोटा सा मैसेज डाल दिया करो कि ये बच्चा आएगा। फिर भी मैंने उनको कहा कि होता क्या है, बच्चा दुकान पे जब जाता है तब ये सोच के जाता है कि मेरे पास रुपए पड़े हैं, वहां जाने के बाद कम पड़ते हैं। तो बच्चा मेरे से परमिशन लेके थोड़ी जाएगा। तो यार विवेक के आधार पर निर्णय लिया करो
आपको शक्ल देके लग ही जाएगा कि हमारा भेजा हुआ है या मेरा स्टूडेंट है, दे दिया करो, इस प्रकार का लगे। उसके बाद एक दो केस और आएंगे उनके पास में, उन्होंने मेरे आगे जिक्र नहीं किया होगा, पर बच्चे जाते हैं, ले लेते हैं, वापस दे देते हैं। नोट्स वाले बस जब से नोट्स सब खुल गया तो मैं फिर बच्चों को बताऊं, फिर भाई उधर मत जाना, नोट्स सब पे मैं यही हाथों आदि तुम्हें दिलवा दूंगा। तो तुम्हें भी कभी किताबों के लिए, पढ़ने के लिए कोई खर्चा ज्यादा हो जाए, मेरे से कभी ले जाना। पढ़ाई के लिए पैसे हमेशा मिलेंगे, मैंने मेरी स्टूडेंट लाइफ में देखा है। मैं जब पढ़ता था, घर वालों को अपने पैसे भी तो वैसे आते हैं ना भाई, मकान मालिक को 6 तारीख को देना, पापा 12 को भेज रहे हैं भाई, वो तो गांव से फोन कर देते हैं भाई मार्केट जाऊंगा तब भेजूंगा। तो अपने ये थोड़ी कहेंगे आज के आज भेजो मेरे को मकान मालिक, तो फिर अपने एक तो ये बार्गेनिंग सीखते कि मकान मालिक को 4 दिन कैसे टपाना है, ये सो जाए तभी घर में घुसना है वरना घुसना, ये भी तो स्टूडेंट लाइफ सिखाती है ना। ये देख देख अंकल नहीं आओ गुजार है धीरे से, है ना। और मेरा सैकड़ों बार, कई बार ऐसा होता है कि आपने किताबें खरीद ली और खरीद ली ज्यादा, और फिर घर वालों को आप बता भी नहीं सकते ना कि इस बार मैं 4,000 एक्स्ट्रा लगा के आ गया। वो 6,000 भेजते हैं, 10,000 क्यों भेजेंगे, अपने को पता होता है कि यार नहीं 10,000 का पापा कहेंगे। मेरा खूब बार मेरे दोस्तों को कहा हुआ है कि पैसे खत्म हो गए, पैसे भेजो। मतलब मैं जब तक पढ़ाने नहीं लगा था उससे पहले 3-4 लाख का कर्जा कर रखा था दोस्तों से ले लेके। मत कई बार हंसता हूं, मेरे वैसे लिए हुए थे यूं फोन नंबर देख के कि ए वालों से ले लिए, पर मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कमाएंगे, दे देंगे इनके। और उन दोस्तों को मुझे लगता मेरा उनको बार बार थैंक यू बोलने का जीव करता है कि उनको मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि चुका देगा, एक दिन नौकरी लग जाएगा। आप फेल हो रहे हो, आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके बावजूद दे देते हैं आपको। इसका मतलब कहीं ना कहीं राम जी दिखता होगा। तो यदि आप ईमानदारी से रहते हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, ईमानदारी से किसी से कुछ मांगते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई छूट जाए। ये तमाम बहाने हैं, ये फिर अपने तरफ से। तो मैं स्टूडेंट कहता हूं तू हेक हुआ कोर्स पढ़ा वो ले ले रहे, फ्री मिल रहा है, मुझे नहीं बताना चाहिए, हमारे घाटा हो जाएगा, तू वो ले लेगा वरना हमारा कोर्स खरीदता। पर तू जब इतना करा ले ले, फिर भी वो वहीं खड़ा रहता है। आप कर दो, मैं ऑफलाइन ही आगे पढ़ना चाहता। क्यों पढ़ना है जब अपने को पता है अपने पास संसाधन नहीं है। तू ऑफलाइन पढ़ेगा, यहाँ रहेगा, महीने का खर्चा कितना लगाते हो, महीने का 8,000 रुपये तो होता ही होगा, ज्यादा ही हो गया होगा भाई। जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था तो भी हम 6-7 हजार रुपये आ गए थे, तुम्हारा तो 10 वर्ष चला गया होगा। 2 साल की हम कोचिंग कराएंगे, 2,40,000 तो सीधे हैं, कहीं से तो लाएगा ही। मत आ, घर पे रह, पास में कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर, आजकल सब जगह छोटे छोटे कस्बों में लाइब्रेरियां हो रखी है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर, ऑनलाइन कोर्स ले। मैं तेरे को इतना और कहता हूं, तू भले हमारा ऑनलाइन कोर्स मत लेना, तू वो दूसरे वाला हेक वाला वो ले लेना, फिर भी तू कभी भी मंडे को आ जाना, एक दिन कभी महीने में एक दिन आ जाना। मैं 7 से 8 डेली यहाँ बैठता हूँ, तेरे जो डाउट है मेरे से पूछ जाना। यही तो है कि ऑनलाइन में डाउट कैसे मैं कर दूंगा। तेरे को कॉपियां चेक करवानी है, तू मेरे नंबर ले जा, मेरे को भेज देना, मैं चेक कर दूंगा। तू यहाँ पे आ जाना, मैं चेक कर दूंगा, महीने में एक बार आ जाना, चेक करवा दूंगा। यहाँ जो लोग बैठे इनसे चेक करवा दूंगा। नहीं पढ़ना, पढ़ाई बुरी है जी, इतनी सरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। तो हम बहाने बनाते हैं, ये होता तो पढ़ लेता, ये होता तो पढ़ लेता, और पूरी चीजें कभी एक साथ नहीं होगी। कि खाली ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो हमें सही बन जाते, फिर को दूसरा आएगा, सर ये पेपर लीक नहीं होते तो हम बन जाते, फिर ये दोनों रुक जाएंगे तो तीसरी बात आ जाएगी। ये बहाने तो कभी समाप्त होने, हमें उसी व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा जो व्यवस्था सब लोगों के लिए, आपके लिए अलग किसी प्रकार से व्यवस्था। आप करो भाई मैं 3 साल से पढ़ रहा था, अब काले गोले सबके लिए होगा। किसको है, उनको पहले भी हो रहा था बुला, नहीं पूरा ही था उनको। तो मेरी बात फिर नहीं समझना चाहते, पहले भी सारे सिलेक्शन उनके थे, टोटल सिलेक्शन। भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि सर एक हमसे ज्यादा पढ़ता है फिर भी पास में आऊंगा। आपका जीव ही नहीं मानता होगा ना ये सेंटेंस दोहराते हुए कि सर एक बंदा है पास में, वो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ता है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर सर फिर भी थानेदार मैं बनूंगा। वो ज्यादा पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा। इसलिए इस प्रकार की बातें भी अपने नहीं करनी। जो हो जैसा हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कर दूंगा आपका पेपर अलग हो जाए, क्या फर्क पड़ता है उसका मेरा कहने से नहीं कहने से। सरकार जो करेगी वो डिसीजन लेगी। सरकार अलग रख देती है इसी व्यवस्था में पढ़ना है, सरकार वैसे कर देती है तो भी पढ़ना है। ऐसे थोड़ी है कि सरकार वैसा कर देगी आप तैयारी बंद कर देंगे, पढ़ेंगे ना, फिर भी पढ़ेंगे ना। बाइन हावरे जावनो पड़ी रोयन जावे भले राजी राजी जावे। लड़की को ससुराल जाना ही पड़ेगा, या तो रो के जाए या राजी राजी जाए, उसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु नहीं है भाई रे। तो लिखो अपने आगे, अब सब कोई बात नहीं।
मेरे क्या आता ही करने में मजे आते हैं। हमें नाचने का शौक है, आपको नचाना आता है। एक बात मेरे फिर दिमाग से निकल जाएगी, लिखो धारावर्ष लिखा। हाँ, क्या है तेरे थानेदार वाली कोई बात नहीं पूछेगा, पढ़ाई की बात पूछ ले। हाँ, पेपर तो दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम हमेशा वो लेना चाहिए जिसमें हम सोचते हैं, है ना। और आरएस में तो अपने कोई फर्क नहीं है, दोनों अच्छे हैं। हिंदी मीडियम में अच्छा, मैं यदि कह दूं भाई आपका मीडियम कौन सा है, अच्छा देखो मैं पुनः बताऊं, मीडियम वो है जिसमें हम सोचते हैं। जैसे मैं लिखवाने को इंग्लिश लिखवाता हूं ना आपको, पर मेरा मीडियम राजस्थानी है, हिंदी भी नहीं है। क्योंकि किसी घटना को देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले जो तरंगे आती है वो राजस्थानी में आती है। और ओके हो गया, फिर चूंकि इतने सालों से मैं हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी पढ़ रहा हूं, इसलिए हाथों हाथ सेंटेंस मेरा हिंदी में निकलता है, यह क्या हुआ है। फिर मैं जब इंग्लिश, वहां मुझे लगेगा तो अंग्रेज खड़े, अब तो अपने को पूछना अंग्रेजी में पड़ेगा, तो मैं उसको ट्रांसलेट करता हूं कि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना है, बस हाथों हाथ की घटना है। क्या हो गया था, व्हाट इज हो रहा है मतलब हैपनिंग, तो मैं उस, इसका मतलब मेरा मीडियम राजस्थानी है। अब लिखवाने को मैं इंग्लिश लिखवाता हूं ना, मेरा मीडियम इंग्लिश नहीं है। आप जिसमें सोचते हो आपका वो मीडियम है, क्योंकि आपको आंसर सोच सोच के लिखने हैं। अब सोचोगे हिंदी में तो फिर इंग्लिश में लिखोगे कैसे। कई इंग्लिश मीडियम वाले सोचते ही अंग्रेजी में है, उनके तरंग सीधी अंग्रेजी में जाती है, उनके व्हाट इज हैपनिंग ही दिमाग में आता है, उनके अरे क्या हो गया ये आता ही नहीं है। और जो मीडियम हो, हम जिस भाषा में खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए वो है। आप हिंदी में कर पाते हिंदी लिखे, इंग्लिश में कर पाते इंग्लिश लिखे। यदि ग्रेजुएशन तक इंग्लिश था तो इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस तो है, इंग्लिश रखे। अच्छा, और अभी मैं जब बोलता हूं तो आपके समझ में, अभी हिंदी में लिखते हो इंग्लिश में लिखते हो, तो फिर इंग्लिश वाला समझ में तो आ ही जाता है, इंग्लिश में भी लिखो तो लिख ही लोगे, तो मीडियम वो कर लेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि कोई इतना ज्यादा होता है। देवयानी वत्स वहां बोर्ड पे लगा होगा, 2013 में उनकी गर्ल्स में फर्स्ट रैंक थी, ऑल राजस्थान थर्ड रैंक थी, वो मैम इंग्लिश मीडियम से। आरएस का फॉर्म किसी को कहा कि भर दे भाई जाके, तो जिसने फॉर्म भरा उसने ई मित्र वाले ने अपनी तरफ से हिंदी कर दिया। भाई ई मित्र वाला 100 फॉर्म में 90 में हिंदी भरता है, 10 में इंग्लिश भरता है, तो उसके बेचारे को हैबिट रहती है मीडियम हिंदी वाला, अब हिंदी भर दिया। अब वो क्लास के अंदर जब आते थे हिंदी में लिखते और हिंदी में इतने शानदार आंसर लिखे लाते, हमें लगता है अरे यार क्या गजब के आंसर लिखे। एक दिन पता चला इनका मीडियम तो इंग्लिश है। मैम आप इंग्लिश मीडियम क्यों, फिर आप तो इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी मीडियम क्यों लिखते हो, क्या फर्क पड़ता है, बस यही तो है। हिंदी मेरे कौन सी आती नहीं है। अरे मैम आप इंग्लिश मीडियम को तो क्या पता उधर आपको फायदा होगा, हिंदी में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना अच्छा इंग्लिश में। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता। उस साल वो रिटर्न के टॉपर थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के। तो समझ में आया कि मीडियम भी कोई बाउंडेशन नाम की चीज, तो यदि आप पढ़ने पे उतर जाएं तो बाद में भले हिंदी में लिखवाए भले इंग्लिश में लिखवाए, लोग दोनों में कर लेते हैं।